नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका टीएसटी, पीएचटी या फिर पीआरटी में 2024 वाला, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो हरियाणा जी के जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है। और अगर आप स्टेट के अलावा एचएससी का अन्य भी एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका सीटी वाला एग्ज़ाम है, क्योंकि आगे जो आपका सीटी एग्ज़ाम भी ले जाएगा, तो ये क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। इसके अलावा आप अन्य महत्वपूर्ण जो अपडेट है उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो इन्हें आप महत्वपूर्ण अपडेट के लिए ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि राज्य की कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है। तो नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, तो ये भाग 35, 42, 48 या 52 कितना प्रतिशत भाग है जिसकी सिंचा जाता है। और इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो 48% भाग है। तो राज्य में सिंचित भूमि की जो सिंचाई है वो 48.3% नहरों के द्वारा, 51.12% नलकूपों के द्वारा और 0.52% अन्य साधनों के द्वारा सिंचा जाता है। राज्य में जो सबसे ज़्यादा जो नलकूप है इनके द्वारा सिंचाई कैथल में की जाती है और सबसे कम पंचकुला में की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में पवन चक्कियों के द्वारा सिंचाई नहीं की जाती है। रोहतक, गुड़गांव, सिरसा या फिर करनाल में। तो ये जो पवन चक्की जो है इनके द्वारा सिंचाई नहीं की जाती है। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है तो कौन सा है, ये सिरसा है, तो यहाँ पर पवन चक्कियों के द्वारा सिंचाई नहीं की जाती है। तो राज्य में कुछ जिले हैं जिसमें रोहतक, गुड़गांव, करनाल, भिवानी, तो इनमें पवन चक्कियों की सहायता से सिंचाई की जाती है और इस कार्य के लिए जर्मनी और हॉलैंड इनकी सहायता प्राप्त है। इसके बाद है राज्य में किस देश की सहायता से पवन चक्कियाँ लगाई गई है, जर्मनी, हॉलैंड, रूस या दोनों की। तो पवन चक्कियाँ जो यहाँ पर लगाई गई है ये जर्मनी और हॉलैंड इन देशों की सहायता से। इसके बाद आ जाता है राज्य का कितना क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राज्य का कितना क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 25, 96, 56, 72, 32, 16 या 35, 16 हेक्टेयर। तो कुल सिंचित क्षेत्र के जो अंतर्गत यहाँ पर माना गया है, जो ये ऑप्शन बी में आया है, तो 5672 हेक्टेयर है। और राज्य का जो सबसे अधिक सिंचित जिला ये सिरसा है और सबसे जो कम की अगर हम बात करें तो इसमें पंचकुला आ जाता है। इसके बाद है राज्य के किन जिलों में नहरी सिंचाई का दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाता है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर या इन सभी में। तो कौन से जिले हैं जहाँ पर नहरी सिंचाई का दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं, तो जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल झील ये पानीपत नहर के द्वारा उचित सिंचाई होने के कारण उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और हरियाणा राज्य में जो मुख्य दो नहरी तंत्र मानी गई है, या कह सकते हैं कि इसे दो नहरी तंत्रों में बांटा गया है, जिसमें एक तो पश्चिमी यमुना नहर आ जाती है और दूसरा जो भाखड़ा नहर है यह आ जाती है। इसके बाद है आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था 2019-20 का। इसके अनुसार राज्य में जल संसाधन के उचित वितरण के लिए नहरों के कुल कितने चैनल हैं। तो नहर के चैनल की बात करें तो ये 1461 हैं। तो ये जो सर्वेक्षण हुआ था 2019-20 में। और अब जल्द ही आपको जनगणना भी देखने को मिलेगी, नई जनगणना, तो जल्द ही इस पर काम भी शुरू होने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा था, यमुना, गुड़गांव, भाखड़ा या शारदा नहर तंत्र। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर नहर तंत्र जो इनमें माना गया है ऑप्शन सी, अर्थात जो भाखड़ा नहर तंत्र है, क्योंकि दो नहर तंत्र में इसे बांटा गया था, पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर। तो भाखड़ा ना हो तो पश्चिमी यमुना नहर आपको देखने को मिलेगी।
इसके बाद आ जाता है राज्य की यमुना नहर तंत्र से कितनी नहरें निकाली गई है। यमुना नहर तंत्र से 446, 45, 49 या फिर 50। तो यमुना नहर तंत्र से नहरें जो यहाँ पर निकाली गई हैं तो कितनी है, ये 446 है, जिनकी कुल जो लंबाई है 4422 किलोमीटर की है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहर है। सबसे पुरानी भी है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी यहाँ पर मानी गई है। तो पश्चिमी नहर है भिवानी, बाखड़ा या गुड़गांव नहर। तो इनमें कौन सी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो सबसे पुरानी भी है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहर भी है। तो कौन सी है, पश्चिमी जो नहर है इसको माना गया है। और ये जो नहर है 1879 में यमुना नदी के पश्चिमी भाग से राज्य के ताजा वाला जो स्थान है वहाँ से निकाली गई है और सबसे बड़ी पुरानी नहर है। और ये जो नहर है अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, सोनीपत और सिरसा जिले का जो लगभग 4 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसको ये सिंचित करती है, पानी देती है। और इसके साथ ही दिल्ली और राजस्थान के लगभग 1 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसको सिंचित करती है। और इस समय जो ये पश्चिमी यमुना नहर जो राज्य का जो हथनीकुंड बैराज है वहाँ से निकाली गई है। और लंबाई की बात करें तो 3226 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। सहलावास, ताजेवाला, करनालिया, भाखड़ा नगर से पश्चिमी यमुना नहर। तो यहाँ पर हमारा जो इसमें से आंसर है ऑप्शन सी वाला है। तो ये ताजेवाला स्थान है। इसके बाद है पश्चिमी यमुना नहर राज्य के किस जिले में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराती है। पश्चिमी यमुना नहर राज्य के किस जिले में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराती है। अम्बाला, सोनीपत, यमुनानगर या फिर सिरसा में। तो इसमें जो है ऑप्शन बी वाला हमारा रहेगा। तो पश्चिमी यमुना नहर राज्य के किस जिले में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराती है। तो यहाँ पर जो यमुनानगर जो है इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है। सोनीपत, करनाल, रोहतक या इन सभी में पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो ये सारे के सारे जो इसमें आ जाएंगे सोनीपत, करनाल, रोहतक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन पश्चिमी यमुना नहर की जो लंबाई है ये कितनी है। तो इसकी जो लंबाई है ये 3226 किलोमीटर की है। नेक्स्ट आ जाता है पश्चिमी यमुना नहर की जो सबसे लंबी शाखा है तो ये कौन सी है। सिरसा शाखा, बरवाला, भलोट या हांसी शाखा नहर। तो पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है तो कौन सी है, ये सिरसा शाखा नहर है। यह राज्य का जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में पानी की सुनिश्चितता प्रदान करती है। इसका जो निर्माण है ये 1896 में किया गया था और पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा है। तो इसकी शाखाओं की बात करें तो जिसमें एक तो यही आ जाती है सिरसा, भालोट शाखा है, बरवाला, हांसी, जींद और मुनक नहर। तो ये शाखा नहर जो है इनकी मानी गई है पश्चिमी यमुना नहर की। इसके बाद है झज्जर शाखा नहर। किसकी एक उप शाखा है। सिरसा, जींद, भलोट या इन सभी की झज्जर शाखा नहर। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला है। तो ये जो भलोट शाखा नहर जो इसकी मानी गई है। भलोट शाखा नहर की दिल्ली शाखा की एक प्रमुख शाखा है। पश्चिमी यमुना नहर की दिल्ली शाखा की एक प्रमुख शाखा है जो खूबड़ू गांव से झज्जर जिले तक प्रवाहित होती है और झज्जर शाखा इसी की एक उप शाखा है। इसके बाद है हांसी जो शाखा नहर है, इसको कब बनवाया गया था। 50, 54, 52 या 1959 में हांसी शाखा नहर को। तो इसको जो बनवाया गया था वर्ष 1959 में। और ये जो नहर है हरियाणा का जो चौटांग नदी है उसकी पेलियो चैनल से निकलती है और इसकी एक प्रमुख बुटाना शाखा नहर हिसार जिले को पानी की आपूर्ति करती है।
इसके बाद है कौन सी नहर चोटांग नदी के पेलियो चैनल से प्रभावित होती है? बरवाला, हांसी, दोना या कोई सी भी नहीं। तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आई है तो ये हांसी शाखा नहर है। इसके बाद है जींद शाखा नहर की एक उपशाखा कौन सी है? रोहतक, भिवानी, दोना या कोई सी भी नहीं। जींद शाखा नहर की, तो इसकी जो यहाँ पर मानी गई है इन दोनों को, रोहतक और भिवानी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, मुनक नहर की कुल लंबाई कितनी है? 102, 60, 230 या 330 किलोमीटर। मुनक जो नहर है इसकी कुल लंबाई, और लंबाई की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आएगा ये वाला, तो 102 किलोमीटर यहाँ पर ये मानी गई है। और ये जो नहर है करनाल जिले के मुनक से निकलकर दिल्ली के हैदरपुर तक प्रवाहित होती है। कुल लंबाई इसकी 102 किलोमीटर की है। और मुनक नहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को पेयजल उपलब्ध कराती है। और 1996 में इस नहर को निर्मित करने के लिए दिल्ली और हरियाणा के बीच समझौता हुआ था, और इस नहर का निर्माण वर्ष 2012 में पूर्ण हुआ है। इसके बाद है मुनक नहर निर्माण के लिए किन दो राज्यों में समझौता हुआ था? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या पंजाब। तो कौन से थे दो ये? तो ये जो यहाँ पर दो है हरियाणा और दिल्ली। इसके बाद है भाखड़ा नहर किस राज्य की संयुक्त पहल नहीं है? हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। भाखड़ा नहर किस राज्य की संयुक्त पहल नहीं है? और ये है हिमाचल प्रदेश की। ये जो भाखड़ा नहर जो है ये सतलुज नदी पर नग्गल बांध बनाकर निकाली गई है। और ये जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इनकी संयुक्त पहल है। और इस नहर से हरियाणा का सिरसा, फतेहाबाद और हिसार इन क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। इसके बाद है भाखड़ा नहर के द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा या इन सभी में। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला। तो भाखड़ा नहर जो है हिसार, फतेहाबाद, सिरसा इन तीनों क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। इसके बाद है भाखड़ा नहर की जो प्रमुख शाखा नहर है इनमें कौन सी है? तो ये फतेहाबाद शाखा, रतिया, बरवाला या ये सभी है। भाखड़ा नहर की प्रमुख शाखा नहर। अब यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला है, तो इसमें ये सभी मानी गई है। भाखड़ा जो नहर है ये टोना नामक जो स्थान है वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। और फतेहाबाद, रतिया, रोड़ी, बरवाला इस नहर की प्रमुख शाखाएं हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, किस फीडर परियोजना के माध्यम से भाखड़ा नहर तथा पश्चिमी यमुना नहर को जोड़ा जाता है? यमुना, भिवानी, गुड़गांव या मुनक नहर के द्वारा। तो किस पर जो फीडर परियोजना है इसके माध्यम से भाखड़ा नहर और पश्चिमी यमुना नहर को जोड़ा जाता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है तो कौन सी है? ये यमुना नहर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? गुड़गांव, पूर्वी यमुना, जवाहरलाल या पश्चिमी यमुना नहर। तो यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? तो ये आ जाती है गुड़गांव नहर। इस नहर का जो निर्माण कार्य जो है ये 1970 में शुरू हुआ था, 1970 में। और 10वीं जो पंचवर्षीय जो योजना थी इसके समय पे समाप्त हुआ था। और ये गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल इन क्षेत्रों को सिंचाई उपलब्ध कराती है। इसके बाद राज्य का कौन सा जिला गुड़गांव नहर से पानी प्राप्त नहीं करता है? तो कौन सा जिला है जो गुड़गांव नहर से पानी प्राप्त नहीं करता है? अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव या पलवल। अब जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है तो कौन सा है? ये अंबाला है। इसके बाद है हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? भाखड़ा, गुड़गांव, भिवानी या यमुना नहर से। तो हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है तो कौन सी है? ये भाखड़ा नहर। ये जवाहरलाल जो नहर है या फिर भिवानी नहर, तो ये दोनों नहरें भाखड़ा नहर से निकाली गई है, छोटी नहरें हैं ये। और ये जो जवाहरलाल नहर जो है सोनीपत जिले में सिंचाई की जाती है, और भिवानी नहर से भिवानी जिले में। इसके बाद है भिवानी नहर, यह निकाली गई है भाखड़ा, ओखला बांध, गंगा या यमुना से।
तो ये जो निकाली गई है कहाँ से, तो ये भाखड़ा नहर से। इसके बाद है जूही नहर के द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? सिरसा, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या भिवानी। जूही नहर के द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? तो इसके द्वारा जो सिंचाई होती है भिवानी क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राज्य की जूही नहर की जो लंबाई है ये कितनी है? 120, 70, 60 या 196 किलोमीटर की। तो जूही नहर की जो लंबाई है तो ये 170 जो किलोमीटर है ये मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, जूही नहर लगभग कितने हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है? 20, 32, 26 या 38,000 हेक्टेयर को। तो ये जो सिंचित करती है 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र को। ये जो नहर जो है जूही, इसका जो परियोजना का जो शुरुआत जो हुई थी प्रारंभ, ये 1969 में हुआ था। 1969 में जो इसके प्रारंभ किया गया था। 170 किलोमीटर लंबी है और हिसार रेवाड़ी रेल मार्ग के सारे लगभग 32,000 जो हेक्टेयर भूमि है इसको सिंचित करती है। इसके बाद आ जाता है जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना राज्य के किस जिले में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है? सिरसा, जींद, हिसार या फिर महेंद्रगढ़ में। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन डी वाला है। तो कौन सा है? ये महेंद्रगढ़ क्षेत्र है। और इस परियोजना की जो शुरुआत है 1976 में शुरू हुई थी। 1976 में। तो इस परियोजना में वर्ष 1976 में पहली बार पानी छोड़ा गया था। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना से यह किस वर्ष क्रियान्वित हुई थी? 1982, 87, 85 या 88 में। तो जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना किस वर्ष क्रियान्वित हुई थी? अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी है तो ये वर्ष 1987 है। नेक्स्ट आ जाता है किस परियोजना को इंदिरा गांधी सिंचाई उत्थापक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना है, लोहारू, सिवानी या कोई सी भी नहीं है। तो कौन सी परियोजना को इंदिरा गांधी सिंचाई उत्थापक परियोजना के नाम से जाना जाता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आई है तो कौन सी है? लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना। और ये जो नहर है इसके द्वारा जो भिवानी और चरखी दादरी जो क्षेत्र है जिले वहाँ पर सिंचाई की जाती है। और इसकी जो लंबाई है ये 225 किलोमीटर की है। 225। नेक्स्ट आ जाता है हथनीकुंड बैराज परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यमुना, सरस्वती, घग्गर या कोई सी भी नहीं। तो हथनीकुंड बैराज परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यहाँ पर इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला है। तो कौन सी है? ये यमुना नदी है। और ये जो हथनीकुंड जो बैराज परियोजना जो है इसका निर्माण यमुना नदी पर वृद्ध या शिथिल ताजे वाला बैराज के स्थान पर किया गया है। और इसका जो कार्य है ये 1996 में शुरू हुआ था और 1999 में समाप्त हुआ था। और इस पर फिर ये बांध बनाया गया था 2002 में, फिर पानी छोड़ा गया था इसमें। इसकी लंबाई जो है 360 किलोमीटर की है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा 1999 में किसको यमुना नदी पर वृद्ध या शिथिल ताजे वाला बैराज को बदलने के लिए पूरा किया गया था? तो ये कौन सा था यहाँ पर? और ये था हाथीकुंड बैराज या हथनीकुंड बैराज जिसे हम कह देते हैं। इसके बाद है हथनीकुंड जो बैराज परियोजना है इसको किस वर्ष कार्यान्वित किया गया था? 2002 में, 1 में, 3 में, कब हुआ था? तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी अर्थात वर्ष 2002 में। इसके बाद है हथनीकुंड जो बैराज परियोजना है ये किन नहरों को पानी उपलब्ध कराती है? पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी नहर, दोनों को, ये किसी को भी नहीं। तो पानी जो ये उपलब्ध कराती है इन दोनों को कराती है, जिसमें पश्चिमी यमुना नहर भी आ जाती है और पूर्वी यमुना नहर भी।
इसके बाद आ जाता है नरवाना सिंचाई परियोजना। इसकी लंबाई कितनी है? 24,500, 28,500, 37,500 या 32,500 फीट। तो लंबाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, तो 32,500 फुट। और ये जो परियोजना जो है राज्य का जो कलौंदा, खुर्द कला, भिखेवाला, खड़वाला, नेहरा, फुलिया कला, गुलेहड़ा, सुलेहड़ा, इन क्षेत्रों का पानी उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट आ जाता है हथनीकुंड बैराज को क्रियान्वित होने के बाद किस परियोजना को समाप्त कर दिया गया था? तो ये नरवाना सिंचाई परियोजना, ताजेवाला बैराज परियोजना, दोनों या कोई सी भी नहीं थी। तो हथनीकुंड बैराज के क्रियान्वित होने के बाद, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है तो ये ताजेवाला बैराज परियोजना थी। और ये जो परियोजना जो इसका निर्माण हुआ था 1873 में, 1873 में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, ताजेवाला बैराज ये कौन सी नदी पर है? यमुना, सरस्वती, घग्गर या गंगा पर? तो किस पर है? ये यमुना नदी पर है। इसके बाद क्वेश्चन है सतलुज तथा व्यास नदी पर उपस्थित बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से नहीं है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा से? सतलुज और व्यास नदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध तो जिस राज्य से नहीं माना गया है तो ये हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथराला बांध, ये किस नदी पर है? घग्गर, सोम, सरस्वती, किसी पर भी नहीं। पथराला बांध, तो पथराला बांध जो है ये सोम भी कह देते हैं इसको, सोम्ब भी कह देते हैं, तो ये इस पर है। ये जो दादू पर जो गांव है वहां पर है सोम नदी। और 1875 से 1875 में इसका काम शुरू हुआ था और 1876 तक चला था, मतलब एक ही साल चला था ये, उसमें समाप्त हो गए थे। यमुना की सहायक नदी है ये सोम नदी। और लंबाई की बात करें तो 460 मीटर की है और ऊंचाई इसकी 34 मीटर की है। इसके बाद है किस बांध पर चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया है? पथराला, ओटू, मसानी, कौन सा बांध है ये? चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ये ऑप्शन सी अर्थात जो ओटू बांध है। बांधों की बात करें तो एक तो ये पथराला बांध है, ओटू बांध है, कौशल्या बांध है और ये अनंगपुर बांध, मसानी बांध, तो इस ऐसे बहुत सारे बांध हैं। तो ये इसमें जो है देवीलाल जो पर्यटन स्थल जो है ये ओटू बांध पर है। और ये घग्गर हाकड़ा नदी पर बना है जो सिरसा से 8 किलोमीटर दूर ओटू जो गांव है वहाँ पर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कौशल्या बांध की ऊंचाई कितनी है? तो ये 34 मीटर की है और इसका जो निर्माण है घग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या पर किया गया है। और ये बांध राज्य के पंचकुला जिले के पिंजौर नामक स्थान पर बनाया गया है। 700 मीटर लंबाई है इसकी और ऊंचाई 34 मीटर की है। 700 मीटर की इसकी लंबाई हो जाएगी और ऊंचाई 34 मीटर की है। निर्माण कार्य इसका 2008 में शुरू हुआ था, 2012 में खत्म हो गया था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, अनंगपुर बांध से हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद, करनाल, भिवानी या पानीपत में? अनंगपुर बांध, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो अनंगपुर बांध जो है ये फरीदाबाद में है। फरीदाबाद जिले में अनंगपुर गांव है वहाँ पर है और ग्रेविटी बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे क्वेश्चन वही आ चुका है, किस नाम से जाना जाता है इसको? तो ये ग्रेविटी बांध के नाम से। इसके बाद राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो यहाँ पर जो है ये वर्षा जो जल है उसको माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन है राज्य के किस भाग में नहरों और तथा नलकूपों से अत्यधिक सिंचाई की जाती है? तो ये जो भाग है ये दक्षिण पूर्व वाला है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर अन्य सब्जेक्ट जो हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपने ग्रामर वाला जो भाग है इस पर आ चुके हैं और जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा।
तो ये जो अंडरलाइन जो है ये इसमें आपने जो है क्लॉज बताना है क्या है। टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट देयर रिजल्ट वाज क्विट गुड। तो ये एडजेक्टिवलेटिव क्लॉज है, एडवर्ब है, प्रिंसिपल है या नाउन क्लॉज है। और यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो नाउन क्लॉज जो है यहाँ पर ये माना गया है। संज्ञा उपवाक्य। शिक्षक ने छात्रों से कहा कि उसका परिणाम काफ़ी अच्छा था। तो ये नाउन क्लॉज यहाँ पर माना गया है। ये नाउन क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ नाउन। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट डज द आइडियम। तो मुहावरे लोकोक्ति होते हैं जैसे, तो हिंदी में मुहावरे लोकोक्ति होते हैं, तो सेम वैसे ही है यहाँ पर, इसका आपने बता लाना है। पेनेलोप का जाल, इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड वेब, सिचुएशन, वर्क या फिर लाइफ। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है, एन अनएंडिंग वर्क, एक ऐसा काम जो खत्म नहीं होता है, एक अविराम कार्य है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर करैक्टर इन शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है इनका यहाँ पर एक करैक्टर था ये 14 ब्राउज। तो कौन से नाटक का पात्र है यहाँ पर ये? और इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन सी वाला है। तो हेमलेट जो है इसका यहाँ पर ये पात्र था। इसके बाद है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। विश यू ए हैप्पी जर्नी, नीता सेड टू मी। तो ये आपने जो है इसको हल करना है। और यहाँ पर जो इसका वाक्य जब हम बनाएंगे तो ऑप्शन जो है इसका बनेगा बी वाला, नीता। और यहाँ पर क्या है, विश मांग रही है, तो विश्ड मी ए हैप्पी जर्नी। तो आपकी जो यात्रा वो सुखद हो, नीता ने मुझसे कहा। तो इसका बनेगा फिर ये बी वाला, नीता ने मुझसे सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी। इसके बाद है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। तो यहाँ पर जो विपरीतार्थक विलोम उल्टे जो होते हैं वो बताना है फील्ड का। तो इसको क्या कहा जाएगा? और यहाँ पर जो इसका विपरीतार्थक जो बनेगा जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, स्टेप जो यहाँ पर इसका बनेगा जिसका मतलब होता है भूखा रहना। तो विपरीतार्थक जब बताना था इसका विलोम उल्टा। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर आ जाता है इसमें। तो यहाँ पर भी वैसे ही मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं। इन्स एंड आउट्स का मतलब बताना है क्या होता है। आउटसाइड एंड बैक साइड, इंटरनली, फुल डिटेल्स या पार्टली। तो इसका मतलब क्या है इन्स एंड आउट्स का? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है ऑप्शन सी से, फुल डिटेल्स, पूर्ण विवरण। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन यहाँ पर एक्चुअली ही वॉज सो टायर्ड दैट ही स्केयरली स्टैंड, कुड, डिड, शुड डू या फिर हैड। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या आएगा? और यहाँ पर इसमें आएगा मॉडल है तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, कैन का कुड जाए यहाँ पर इसमें बनेगा। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्केयरली स्टैंड। तो ये इसका बनेगा, वह इतना थक गया था कि मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। इसके बाद आ जाता है टिक द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर भी जो सही है वही बताना है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जो ये ऑप्शन डी में दिया गया है, नेदर के साथ नॉर का प्रयोग हमेशा होता है, एदर के साथ और का प्रयोग होता है, नेदर के साथ नॉर का प्रयोग हमेशा होता है। नेदर राम नॉर श्याम हैड डन इट। तो ये इसका बनेगा, न तो राम ने और न ही श्याम ने ऐसा किया था। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर प्रेपोजिशन। ही नो हाउ टू प्ले वर्ड्स, इनटू, ऑन, अप या फिर अप। अब इसमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा।
और यहाँ पर देखें तो जो इसमें बनेगा ऑप्शन बी वाला, ही नोज हाउ टू प्ले ऑन वर्ड्स। तो ऑन जा इसका प्रयोग हो गया यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है मेस्कुलाइन फ्रॉम डक इज। तो जैसे कैट के बच्चा जो होता है पिल्ला, छोटा बच्चा किटन, और कुत्ते का बच्चा जो होता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर डक जो है, डक का बताना है इसका क्या होता है। और यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन डी वाला है, डक का ड्रेक जो है होता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा द वर्ड इन्वेड हैज द नाउन फॉर्म। तो यहाँ पर इन्वेड जो है इसका बताना है नाउन फॉर्म क्या बनेगा। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी में है इन्वेशन, तो ये जो है यहाँ पर इसका बनेगा। और ये जो इन्वेड जो है इसका मतलब होता है आक्रमण। तो आक्रमण का क्या नाउन है यहाँ पर, तो इसका जो ऑप्शन जो सी में दिया गया है आक्रमण, तो ये इसका माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है जिसका सही जो मीनिंग है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही जो स्पेलिंग है वो आपने इसमें बतानी है। और सही स्पेलिंग जो है ऑप्शन ए वाली है, SOUVENIR, SOUVENIR। तो ये जो है इसकी यहाँ सही स्पेलिंग रहेगी। मेमोरी जिसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो जैसे हिंदी में होता है विराम चिन्ह वगैरह, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें जो आपने बताना है सही कौन से वाला है। अब यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन बी वाला, दे इन्वोक्ड गॉड हु ब्लेस्ड देम। उन्होंने देवताओं का आह्वान किया जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। दे इन्वोक्ड गॉड हु ब्लेस्ड देम, उन्होंने देवताओं का आह्वान किया और जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद आ जाता है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर भी जो सही है वही आपने बताना है। अब यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन ए वाली, ELIXIR। और क्या कहा जाता है इसको, अमृत इसका मतलब होता है, अमृत। तो यही सही स्पेलिंग है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चेंज द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। आवर टीचर सेड टू अस शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। तो घुल जाती है पानी में। तो इसका जब हम बनाएंगे तो कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे, आवर टीचर, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। आवर टीचर टोल्ड अस को हटाकर दैट का प्रयोग, शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। तो ये सही बात है क्योंकि चीनी जो वो पानी में घुल जाती है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बनेगा, आवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। तो ये तो यहाँ पर हमारे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर हमारे जो मात्रात्मक योग्यता है मैथ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, यदि x प्लस x अनुपात y बराबर 1 है तो ये इसका k का जो मान है k वो आपने बताना है। तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन ए वाला, 1/2 इसका आएगा। नेक्स्ट आ जाता है, साधारण ब्याज की किसी दर पर ए ने 6000 बी को 2 साल के लिए तथा 1500 रुपये 1500 सी को 4 वर्ष के लिए उधार दिए तथा उन दोनों में कुल मिलाकर 900 ब्याज प्राप्त किया, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी, कितने % ब्याज उसे मिला था वो बताना है। तो यहाँ पर जो इसमें ब्याज मिला है 5%। तो इसमें जो ऐसे हो जाएगा, ये 6000 गुणा में 2 गुणा में r और बटे में 100 और प्लस में 1500 है, यहाँ पर ये भी वैसे हो जाएगा
1500 गुणा में 4 गुणा में r और बटे में 100। तो इसे हल करके आएगा 900। तो इसमें हो जाएगा फिर ये 120 r प्लस में 60 r बराबर में 900। तो ये हो जाएगा 120 और 60 180 r बराबर 900 और r बराबर कितना हो जाएगा 5%। 18 5%, तो 5 हो जाएगा ये। इसके बाद है 30 पेन तथा 75 पेंसिल कुल मिलाकर रुपये 510 में खरीदे गए। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य रुपये 2 था तो एक पेन का औसत मूल्य कितना था। तो एक पेन का औसत मूल्य कितना था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इसका 510 और माइनस 150 और बटे में 30, तो कितना आ जाएगा 12। तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है एक वस्तु का क्रय मूल्य है 1200। वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर बताना है, तो आसान है ये भी। तो यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है और उसको 30% हानि पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य बताना है, तो ये हो जाएगा 1200 और गुणा में 70 बटे में 100। 30 है, 70 में से कर लेंगे, 100 में से 30 70, तो 70 बटे 100 ये आ जाएगा 840 रुपये, 840। इसके बाद है एक वृत्त का क्षेत्रफल है 154 वर्ग मीटर। वृत्त की जो परिधि है वो बतानी है। तो वृत्त की जो परिधि है यहाँ पर ये कितनी होगी, तो ये आएगी 44 मीटर। नेक्स्ट आ जाता है एक पति और एक पत्नी की औसत आयु जिनकी 7 वर्ष पहले शादी हुई थी, अपने विवाह के समय 25 साल थी। अब उसके परिवार की औसत आयु पति पत्नी और एक बच्चे को मिलाकर 22 हो जाती है। तो बच्चे की जो वर्तमान आयु क्या है। अगर 7 साल पहले उनकी शादी हुई उस समय जो 25 थी, तो अब उसके परिवार की औसत आयु पति पत्नी और बच्चे को मिलाकर 22 साल है। तो बच्चे की वर्तमान आयु बतानी है। तो आयु जो है यहाँ पर कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 66 में 64 कम करेंगे तो 2 साल जो है यहाँ पर ये हो जाएगी। इसके बाद है एक वृत्ताकार पहिया जिसकी त्रिज्या 1.75 मीटर है। 44 किलोमीटर यात्रा तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो त्रिज्या 1.75 मीटर है, अगर 44 किलोमीटर चलता है तो कितना चक्कर यहाँ पर लगाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 और गुणा में 1000 गुणा में 7 और ये हो जाएगा बटे में 2 गुणा में 22 गुणा में 1.75। तो जो आपके निकल के आएगा 4000, 1 2 3 ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है राहुल को परीक्षा में 515 अंक प्राप्त होते हैं जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 3% अधिक है। राहुल को परीक्षा में 515 अंक प्राप्त होते हैं, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 3% अधिक है। यदि मोहन को उसी परीक्षा में 710 अंक प्राप्त होते हैं तो उसका उत्तीर्ण अंक के ऊपर मिले अंकों का प्रतिशत कितना होगा। प्रतिशत यहाँ पर बताना है कितना होगा, तो यहाँ पर जाए 42% इसका होगा। नेक्स्ट है नीता एक विशेष प्रकार की कढ़ाई 34 दिन में समाप्त करती है, जबकि रीता 45 दिन में वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करती है। परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले रीता कार्य छोड़ देती है। पूरी कढ़ाई समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। यहाँ पर कढ़ाई है वो मजदूर वाला क्वेश्चन आता है, सेम वही है ये। तो बस मजदूर की जगह काम करने की जगह पर ये काटने बुनने का काम लगा दिया है, बात सेम है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला बनेगा 21 है 1/3 दिन में। तो ये हो जाएगा इसका 36 और 36 बटे में हो जाएगा 45 और प्लस में 36 और गुणा में हो जाएगा 45 प्लस में 3। तो जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 64 बटे में 3। तो ये हो जाएगा 21 है 1/3।
इसके बाद है किसी परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्त अंकों का अनुपात है 4:5, जबकि विजय और सुरेश के प्राप्त अंकों का जो अनुपात है 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्त अंकों का जो अनुपात है वो कितना होगा, तो ये बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रवीण और विजय का अनुपात कितना है 4:5 और सुरेश का 3:2। तो प्रवीण बटे में विजय कर लेंगे हम, प्रवीण बटे में विजय तो हो जाएगा 4/5 और तथा जो विजय बटे सुरेश है इसका कितना है 3/2। तो फिर इसके हल कर लेंगे ऐसे ही 4/3 तो यहाँ पर जो है इसमें 3 है, तो इसे जब हम लिखेंगे 4/3 और गुणा में फिर ये 3/2, तो इनका फिर हम बना लेंगे 4, क्योंकि ये दो नाम एक जैसी हैं तो ये बन जाएगा फिर इसका। ये ठीक है, यहाँ पर 5 ही है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये प्रवीण, विजय और सुरेश, क्योंकि विजय 2 में है तो ये 4:, या यहाँ पर ये 5, और इसी प्रकार से यहाँ पर जो विजय है, विजय और सुरेश का 3:2 है। तो इसे जब हम हल करेंगे तो 6:5 ये आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा ये। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है इसमें आपने संख्या बतानी है। जैसे ये वाला इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये जो कोड है इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको बताना है। अब जो यहाँ पर ये आए थे सेम वही इनके सामने रख देना है। जैसे 1 है, 1 का x है, 5 का जो है t है, तो ये जो संख्या फिर वो उसी के सामने वही अल्फ़ाबेट रख लेने हैं। तो जब हम इसे वही अल्फ़ाबेट रखेंगे तो ऑप्शन ए वाला इसका बन जाएगा। इसके बाद है इनमें से एक सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित नहीं है कौन सा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है CHM, तो यही सुमेलित इनमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो इसमें जो है वावल है लेकिन यहाँ पर इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर एक संख्या दी गई है क्वेश्चन मार्क, जो इसके स्थान पर आपने बताना है क्या बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे ये यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर इसमें देखें तो एक संख्या ज्यादा दोगुनी हो रही है। जैसे 24 दूनी 48 है, 36 दूनी 72 हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर भी जो 48 का दुगुना होगा, तो 48 दूनी 96। इसके बाद है 5 लड़कियों का एक बेंच पर फोटोग्राफी या उसके लिए बैठी हुई है। 5 लड़कियां एक बेंच पर फोटोग्राफी के लिए बैठी हुई है। सीमा रानी की बाईं तरफ एवं बिंदु के दाईं तरफ, मैरी रानी के बाईं तरफ है, रीता रानी और मैरी के बीच में है। तो रीता के एकदम दाईं तरफ कौन है। अब जैसे ये बेंच है, इस पर बैठी हुई है कितनी, 5, 1 2 3 4 5, ये दाईं साइड, ये बाईं साइड। 5 लड़के एक बेंच पर फोटोग्राफी के लिए बैठी हुई है। सीमा रानी के बाईं तरफ एवं बिंदु के दाईं तरफ है, मैरी रानी की बाईं तरफ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सीमा जो है रानी की बाईं तरफ है और बिंदु के दाईं है, और मैरी जो है ये रानी की बाईं तरफ में है। तो अगर हम सीमा को यहाँ पर बैठाए तो सीमा जो है रानी की बाईं साइड में, अब बाईं साइड ये है लेकिन ये नहीं पता इसके कहाँ पर बैठी हुई है। सीमा रानी की बाईं तरफ में है एवं बिंदु की दाईं तरफ में है। अब ये है बिंदु, बिंदु की दाईं तरफ में, और मैरी जो है रानी की बाईं तरफ है। अब मैरी जो है ये रानी की बाईं तरफ है। अगर हम यहाँ पर बिठाएं मैरी को अगर हम यहाँ पर बिठाएं तो रानी की बाईं तरफ बनेगी, और रानी को अगर हम यहाँ पर बिठाएं तो इसकी साइड में ये बनेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें सीमा जो है अब
रानी की बाईं तरफ में है, सीमा रानी की बाईं तरफ में है, एम बिंदु के दाईं तरफ है, मैरी रानी की बाईं तरफ में है, रीता रानी और मैरी के बीच में है। तो ये हमें पक्का पता है रीता जो है ये रानी और मैरी के बीच में है, तो ये यहाँ पर हो जाएगी रीता। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखें तो इसमें पूछा गया है तो रीता के एकदम दाईं तरफ कौन है, ये रीता है, इसके एकदम दाईं तरफ कौन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके दाएं कौन है, यही है, तो यही सी आंसर हो जाएगा रानी। इसके बाद है यदि टी का मतलब गुणा, यू का मतलब माइनस वी का भाग, डब्ल्यू का अर्थ जमा है। तो बोर्ड मास जो है भाग जमा गुणा माइनस, वो यहाँ पर आपने लगाना होगा, तो इनके स्थान पर ये चिन्ह रखने हैं। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर जो है इसका बन जाएगा ऑप्शन सी वाला, 137 पर ये हमारा बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है ए पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, मतलब जैसे यहाँ पर था ए पश्चिम की साइड में जाता है। अब ये देख लें आप यहाँ पर, ये उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ए पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर जाता है, पश्चिम साइड ये है, यहाँ से चला 8 किलोमीटर, और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से देख जब यहाँ पर चलेगा तो इसका राइट हैंड ये बनेगा और लेफ्ट ये बनेगा, ये दाईं ये बाईं। तो यहाँ पर बाईं साइड में उसने मुड़ना है, तो जब यहाँ से बाईं साइड में मुड़ेगा 3 किलोमीटर जाएगा, यहाँ तक 3 किलोमीटर, और फिर दाईं ओर, अब जब यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी बायां बन रहा है उसका, तो जाना उसने दाईं साइड में है, दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर है ए पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है, इस साइड में चला यहाँ पर, फिर बाईं साइड में मुड़ गया 3 किलोमीटर, और फिर दाईं साइड में 9 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये इसका क्योंकि राइट हैंड ये बनेगा तो यहाँ पर चलेगा 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब ये है उत्तर, यहाँ पर चला 3 किलोमीटर, यहाँ पर इतना ही, यहाँ पर 3 किलोमीटर। वह अपने आरंभिक स्थल से कितना दूर है, यहाँ से चला था यहाँ तक। अब ये देख सकते हैं आप, ये 9 है और ये 8 है, तो ये भी इतनी ही होगी क्योंकि जब ये 3 है यहाँ से यहाँ तक ये वाली, और ये 9 है तो ये भी 9 ही होगी, और ये यहाँ तक यहाँ कितनी थी 8, तो ये जोड़ सकते हैं आप इसे, 9 और 8 17, तो 17 किलोमीटर हो जाएगी। इसके बाद है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो एक बनाया जा सकता है इसमें से, अब वो कौन से वाला है, तो इसमें जो एक कमांड जो दिया गया है ऑप्शन डी वाला, COMMAND, तो ये जो है इसमें बनाया जा सकता है, तो यही जो है इसका हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी बार 9 से पहले 6 या 1 आता है और उसके बाद 5 या 8। तो 9 जो है 9 से पहले 6 या 1 होना चाहिए और उसके बाद में 5 या फिर 8 होना चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन सा बनेगा। तो 9 से पहले या तो 6 या फिर 1 हो सकता है, उसके बाद में 5 या 8, और उसके बाद फिर एक और बन सकता है यहाँ पर ये वाला, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 1 9 8, और कौन सा हो सकता है यहाँ पर, तो क्योंकि 5 भी हो सकता है, ये भी है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसमें 3 ये बन जाएंगे। तो यही जो हमारी आज की क्लास पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।